इस लाइन के साथ हम हमारा आज का द हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं कि मेहनत से मोहब्बत कर लो तो दुनिया भी आपसे मोहब्बत करने लगेगी। जी हाँ, तो आपको सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत किसी चीज से करनी है तो वो किस चीज से करनी है? मेहनत से। आप मेहनत कीजिए, दुनिया आपकी अपने आप दीवानी हो जाएगी। ठीक है? तो ये मोहब्बत कहीं और ना लगाएं। अभी जो हमारा पढ़ने का टाइम है हम उस पर फोकस करते हैं। ओके, चलिए तो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर देखते हैं। और आज कुछ ज्यादा टॉपिक्स नहीं है यहाँ पे, तो हम ऐसे टाइम पे क्या किया करेंगे कि एक मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाया करेंगे और उस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके वहां से हम डेटा लिया करेंगे, क्योंकि जो भी हम यहाँ पढ़ते हैं या जो भी हमें और कोचिंग्स पे पढ़ाया जाता है ये सब डेटा कहाँ से आते हैं? ये उस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाते हैं। बट मैं आपको बता सकता हूँ 0.1% भी जो एस्पायरेंट है वो कभी वेबसाइट्स पे नहीं जाते हैं। ठीक है, बट वो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे एक तो आपका वर्चुअली आप वो देख पाएंगे वेबसाइट क्या है, उसमें कंटेंट्स क्या है, तो आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे चीजों। ठीक है, तो आज जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट की वेबसाइट पे हम जाएंगे और वहां से जो है इस बार हम रेमिटेंस के बारे में वहां से डेटा निकाल के आज पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। अब आज की बात की जाए तो एक बड़ी न्यूज ये आई है कि अजीत पवार जो है उन्होंने एनसीपी नेस्ट, जो आपकी शरद पवार की पार्टी है, उसको स्प्लिट किया है और बीजेपी के साथ उन्होंने जो एनडीए के साथ कह सकते हैं ज्वाइन किया है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसी पे ही इनका कहना है शरद पवार का कि विल रीबिल्ड पार्टी, क्योंकि वो बहुत ही पुराने नेता है, तो उन्होंने यही कहा कि दिस सिचुएशन में बी न्यू फॉर सम बट नॉट फॉर मी। अब क्या होता है जब पार्टी, जब ये स्प्लिट होते हैं इस तरीके से, तो उसपे स्प्लिट में एक्चुअली होता क्या है? तो आप सभी को पता ही होगा कि स्प्लिट करने के भी कुछ तरीके होते हैं। उसमें जो है आपका एक आता है, जो सबसे मेजर चीज है कि एक होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। इस लॉ के आधार पे ही आप ये चीज कर सकते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, तो इस पे जो है हम पॉलिटी में जब अभी सेशन बनाएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, तो इस पे मैं ज्यादा भी फोकस नहीं करता हूँ। ओके, तो ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ रहता है, जिसके तहत ये जो पार्टीज हैं वो स्प्लिट हो सकती हैं, कि वो 2/3 से ज्यादा अगर पोर्शन में लोगों को ले जा रहे हैं तो ऐसे केस में वो स्प्लिट कर सकते हैं अपनी पार्टी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक न्यूज ये थी कि ह्यूमिडिटी जो है वो 92% पे आ गई है, स्टिल बारिश नहीं हो रही है, तो इससे बहुत इश्यूज होते हैं। तो ये एक बहुत ऑब्वियस सी बात है। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है कि आपका जो मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी है, एक जो सैचुरेशन पॉइंट है आपके एयर का, वो बताता है ह्यूमिडिटी। अगर ये 100% हो गया तो अब इससे ज्यादा वाटर वेपर एयर अब नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये ह्यूमिडिटी वो लगभग 92% पे पहुंच गया, जब बोलते हैं ना ह्यूमिड चिपचिपा सा मौसम हो गया है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, आजकल ये सब फिजिक्स में पूछ लिया जाता है। आज के टाइम पे आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते क्या चीज पूछी जाएगी क्या चीज नहीं पूछी जाएगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हम बात करें तो इसराइल में F-35 स्टील्थ जेट को खरीदने की बात अब की जा रही है। ठीक है, ये एक तरीके से द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट है, जो कि अब इसराइल के पास होगा। जो बाइडेन है वो अब यूके नाटो समिट और फिनलैंड में जाएंगे, व्हाइट हाउस ने अभी बताया है, क्योंकि वो भी अब जैसे इंडिया एक डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जाते हैं, ठीक है, वैसे वहां भी जो बाइडेन जा रहे हैं, तो ये इस तरीके की जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए। ओके, इसके बाद अगर बात की जाए तो ये कि हमास में
हमास और गाजा स्ट्रिप, इस पे जो है एक अलग से ही वीडियो बनाया हुआ है मैंने, अलग से है या नहीं, बट वो आपको प्रॉपरली एक न्यूज में के थ्रू मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, तो प्रीवियस जो वीक की जो न्यूज है वो प्लीज आप देख लें, या अगर आप चाहते हैं कि मैं हर वीक का भी एक मर्ज करके एक वीडियो डाल दिया करूं, तो आप वो भी बता दें, मैं डाल दूंगा, क्योंकि अगर कभी किसी न किसी कारण मिस मिस हो जाता है तो वहां से वो देख ले। लेकिन आपकी कोशिश बिल्कुल यही करनी है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे ये किस तरीके से जो है लॉन्चर लिए हुए हैं। अब दिस इज नॉट द वुमेन एम्पावरमेंट, आपको इस तरीके से टेररिज्म का और सपोर्ट नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? चलिए, अब आगे चलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज, कि जियोम सीक्वेंस स्क्रीनिंग फॉर बेबीज। अब बेबीज के लिए भी जो है जियोम सीक्वेंस स्क्रीनिंग होने लगी है, जिससे उनका ब्लूप्रिंट मिलता है उनकी हेल्थ के बारे में। क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो हेल्थ ठीक है नहीं है के अलावा भी, क्या वो जेनेटिकली फाइन है या नहीं, उसको कोई जेनेटिकली डिजीज है या नहीं, ये सब चीजें भी अब पता चल सकेंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम आर नाउ इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, और वो इंडिया में भी डिप्लॉय हो गया है, ये चीज पता होनी चाहिए। अब इससे क्या फायदे हैं कि देखिए, अर्ली डायग्नोसिस जो अगर होगा तो उसे हमें एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो पाएगी। ठीक है, अब इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो पाएगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब बहुत तरीके की डिजीजेस होती हैं, जैसे आपने इधर कुछ सुने होंगे, एक है सिकल सेल। ये आपका एक सिकल सेल करके एनीमिया है। इसमें क्या होता है कि सपोज करिए आपका आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पोसिल्स, ये उसका एक आइडियल साइज है, और ये हर 3 मंथ पे लगभग टूट जाता है, फिर दूसरा बनता है। बट ये इसका आइडियल साइज है, शेप है। अब अगर किसी को सिकल सेल के इश्यूज है, ठीक है, अगर किसी को भी सिकल सेल्स के इशू है, तो उनके जो, तो इसके कारण क्या होता है, फिर ब्लड इन्हें चढ़ाते रहना पड़ता है पूरी जिंदगी। तो ये बहुत बड़ा एक इश्यू बन जाता है। एंड आई हैव लॉस्ट वन फ्रेंड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज। तो ये काफी ज्यादा एक तो कॉस्टली भी हो जाता है, आपको पूरी लाइफ भर ब्लड चढ़ाते रहना है। ठीक है, और बहुत सारे वीकनेस के इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिजीजेज हैं जिसकी बात की जा रही है। उसी में यहाँ पे ये चीज दी हुई है कि यहाँ पे अराउंड 6,000 और सो जेनेटिक डिजीजेस हैं, ऑफ विच 3,500 हैव बीन डॉक्यूमेंटेड। इतनों को डॉक्यूमेंट कर दिया गया है, अब बाकी पे वर्क चल रहा है। ठीक है, हेल्दी बेबी है तो उनकी भी स्क्रीनिंग करनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि द बेनिफिट्स ऑफ सीक्वेंसिंग में नॉट जस्ट बी लिमिटेड टू बेबीज हु आर अनवेल। द बेबी सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट फंडेड बाय यूएस, जो वहां पे किया गया है, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज टू इवेल्युएट सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूबॉर्न फॉर रूटीन न्यूबॉर्न केयर। अब देखिए, जैसे कि एक वैसे आज के टाइम में कहा जाता है ना कि अगर मान लीजिए आपका जो एज है कुछ एक 30, 35 या 40 क्रॉस हो गया है। ठीक है, अगर आपका एज जो है वो 40 क्रॉस हो गया, तो वो बोलते हैं कि आप एक रूटीन चेकअप करवा लिया करिए, ऑल्दो आप हेल्दी हैं, आप ब्लड प्रेशर अपना हमेशा चेक कराते रहिए, शुगर चेक करवाते रहिए। तो वैसे, ताकि आप हेल्दी रहें और इस बीच में, इस दौरान भी कुछ इश्यू आए तो अब वहीं पे उसको ठीक कर दिया जाए। तो सेम अगर बेबी भी अगर डेवलप हो रहा है, तो एक प्रॉपर जो है, अगर उस पर मॉनिटरिंग रखें टिल डिलीवरी, कहीं भी कुछ एक पॉइंट ऑफ पे इश्यू आता है तो वहां से अगर हम उसे क्योर कर सके, तो एक वो लाइफ सेविंग चीज होती है। ठीक है, और जेनेटिक डिजीज जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? जेनेटिक डिजीज हुआ, एक जेनेटिक डिफेक्ट्स हुए। तो डिफेक्ट्स भी, अगर हम डिफेक्ट्स की बात करें, तो ये आपका एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम बेसिकली इन क्रोमोसोम्स पे होते हैं। अब एक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जो मदर होती है उनके दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो फादर होते हैं उनके एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो अक्सर आप नोटिस करिएगा जो जेनेटिक डिजीज होती है वो बॉयज में ज्यादा हो जाती है।
अब ऐसा क्यों? बॉयज में ज्यादा होती है, अब ऐसा क्यों? रीजन ये है कि सपोज करिए कि अगर किसी के एक एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ गया, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम में अगर डिफेक्ट है, तो इसके पास तो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम था। या फिर अगर वाई में डिफेक्ट है, तो एक ही वाई क्रोमोसोम, तो इसका डिफेक्ट प्रॉपर उसके बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा। बट गर्ल है, जो गर्ल चाइल्ड है, तो वो दोनों क्या एक्स क्रोमोसोम से, अगर मान लीजिए इसमें डिफेक्ट है, तो ये उसकी कमियों को ओवरलैप कर, ठीक है। इस एग्जांपल दे अगर कि कलर ब्लाइंडनेस, अगर मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि ये रहे आपके, ये रही माँ, ये रहे आपके पिताजी। अब अगर मान लीजिए कि अगर माँ को कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, बट वो स्टिल देख पाएंगी, क्योंकि उनके ये जो किसी में होता है एक्स क्रोमोसोम के इशू के कारण होता है, बट माँ देख पाएगी। लेकिन जो बेबी अगर लड़का होगा, ठीक है, तो वो चांस हो सकता है कि वो कलर ब्लाइंड निकले। फाइन। और अगर मान लीजिए ऐसा हो कि माँ कलर ब्लाइंड है, क्योंकि दोनों में इश्यू है, और पापा जो है इनको इश्यू नहीं है, तो ऐसे में अगर लड़का होगा तो उसे 100% वो कलर ब्लाइंड निकलेगा, क्योंकि एक ही एक्स होता है, जो कि मार्क्स से एक एक्स आ गया, ठीक है, और पापा से तो वाई आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी वो लड़का है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में लड़का कलर ब्लाइंड हो जाता है। लेकिन अगर मानिए कि माँ कलर ब्लाइंड है, पापा कलर ब्लाइंड नहीं है, इट मीन्स इनका एक्स क्रोमोसोम ठीक है, तो ऐसे में एक एक्स यहां से आएगा, एक एक्स यहां से आएगा फीमेल के लिए। तो अब ये एक्स तो डिफेक्टिव है, बट ये एक्स ठीक है, तो ये इस पे क्या करेगा, ओवर, तो इनकी इसकी जो भी कमी है उसको शेडो कर देगा। तो इसके कारण क्या है कि वो जो फीमेल है वो सारे कलर्स देख पाएगी। हाँ, वो भले करियर बन गई है अगले जनरेशन के लिए, ठीक है, लेकिन वो देख पाएंगे। तो भगवान ने भी जो कहीं ना कहीं लड़कियों को ऐसे बनाया जहाँ पे कम से कम चीजें हो। जैसे कि हम मेल पैटर्न बाल्डनेस की बात करते हैं, जो लड़के जो होते हैं जिनके पूरे बाल उड़ जाते हैं, वो वाई क्रोमोसोम्स डिफेक्ट के कारण होता है। तो वाई तो लड़की में होता नहीं है, इसीलिए वो इस तरीके से जो बाल्डनेस जितने लड़कों में दिखती है, लड़कियों में हेयर फॉल होता है, वो बाल्डनेस इशू नहीं होता, ठीक है। अब वो एकदम सब खान पान एकदम खराब कर दीजिए, न्यूट्रिशन ही नहीं छोड़िए तो बाल झड़ जाते हैं, वो अलग चीज है। बट लड़कों के केस में क्या होता है, तो ये जेनेटिक इश्यूज हैं। तो ये पहले ही अगर इंसान दूर कर पाए तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि आज भी तो इंसान कॉस्मेटिक पे बहुत खर्च कर देता है कि नहीं? चलिए, ठीक है। तो यही है पूरा आर्टिकल आज का। आज ज्यादा कुछ नहीं था इसके अलावा। तो आज चलिए अब हम देखते हैं हमारा, जो हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाने वाले थे, अब हम वो देखते हैं। ये रहा आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। ये जो आपका डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आप देखिए क्या क्या चीज आपको दिखती है। आप यहाँ पे होवर करिएगा, पीएम गति शक्ति। अब आपको याद रहेगा, अच्छा हाँ, मिनिस्ट्री है पीएम गति शक्ति, उनके अंडर में है। पॉलिसीज देखिए, यहाँ पे इतनी पॉलिसीज होती हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात होती है, इन्वेस्टर्स की बात होती है। तो आज हम इन्वेस्टर्स पे, हम एफडीआई पे आज देखेंगे, इंडिया में कितना एफडीआई हुआ और क्या चीजें होंगी। पब्लिकेशंस, बजट और क्या क्या चीजें ये लाता है। तो जो बजट की जो हम देखते हैं, तो बजट यहीं से मिल जाता है। इसके बाद जो है आपका आरटीआई, ठीक है। इसको अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं, तो ये प्रॉपर क्या क्या स्कीम्स चल रही है, कब क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर है। जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स कौन है, ये हमारे पीयूष गोयल है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोम प्रकाश है। तो यहाँ से सब डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यही चीज है, यहाँ पे एफडीआई, एफडीआई का जो रिपोर्ट है, वही मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है, तो वो मैं यहाँ पे आपके लिए ओपन करता हूँ। ओके, चलिए। तो अब आपको जैसे दिख ही रहा होगा कि ये जो ये क्वार्टरली शीट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहले टोटल एफडीआई की बात कर रहे हैं कि टोटल एफडीआई कितना फ्लो हुआ है इंडिया में पिछले 23 ईयर्स में। ओके,
चलिए नीचे चलते हैं। अब ये देखिए, शेयर ऑफ टॉप इन्वेस्टिंग कंट्रीज। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, बहुत बार। तो अब यहां से आप देखिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि सबसे ज्यादा क्या, कहां से हमारे पास एफडीआई आता है? मॉरिशियस, सिंगापुर, यूएसए, नीदरलैंड। सबसे ज्यादा मॉरिशियस से। आप ठीक है, क्योंकि वहां से एफडीआई जो आता है उसका मेन रीजन ये कि वहां पे काफी टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है गवर्नमेंट ने वहां से। तो काफी जो एफडीआई आते हैं वो वहां से आते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि यूएसए से भी ज्यादा, सिंगापुर से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा कहाँ आता है? आपका मॉरिशस। ओके। इसके बाद कहाँ से आता है? सिंगापुर। तो मॉरिशस से लगभग 26% आ जाता है, 23% आता है आपका सिंगापुर, 9% यूएसए। फिर आता है आपका, अगर यूरोप में पूछा जाए सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है, तो नीदरलैंड, फिर जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएई एंड सो। इनफैक्ट जो साइप्रस जो छोटी सी जगह है, वहां से भी 2% के आसपास एफडीआई। ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, एटलीस्ट आप इतना तो टॉप थ्री तो बिल्कुल याद रखिए, मॉरिशियस, सिंगापुर और यूएसए। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन ज्यादा है बहुत कौन कम है, बट यहाँ क्लियर हो गया है परसेंटेज का से कि पहला मॉरिशियस, सेकंड आपका सिंगापुर है, फिर आपका यूएसए। चलिए अब देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि सेक्टर्स अट्रैक्टिंग हाईएस्ट एफडीआई इन्फ्लो, सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ आता है? हमें पता है सर्विस सेक्टर में आता है इंडिया। तो सर्विस सेक्टर में आ रहा है, ऑब्वियसली बात है। कितने परसेंट आ रहा है? 16% एफडीआई। इसके बाद कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, वो भी कहीं ना कहीं इसी में ही आ जाता है, बट एग्जैक्ट सबसे अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, जैसे बीपीएस, आईटी, ये सब जो हो गया, ये आपका सर्विस सेक्टर में आ जाता है। बैंकिंग, कॉमर्स, तो ये आपका हो गया 16%। फिर कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, ये अराउंड 15%। फिर है आपका ट्रेडिंग, ये जो हम शेयर मार्केट और ये सब पे जो करते हैं, वो हो गया आपका 6%। टेलीकम्युनिकेशन, ये हो गया 6%। ऑटोमोबाइल 5%। कंस्ट्रक्शन पे भी 5%। जैसे कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आ रहा है, मेट्रो बनाना है या फिर कुछ भी ऐसा करना, तो गवर्नमेंट टाई अप कर लेती है। या ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है, या फिर यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर रोड बन रहा है, वहां पे आप चाहें तो आप 10 साल या 20 साल के लीज पे ये चीज ले लीजिए और यहाँ सब कमा के चले जाइए। ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है, फार्मेटिकल्स में भी जो है 3% के आसपास एफडीआई होता है टोटल में से। तो ये चीजें भी आपको याद रखिए, सबसे ज्यादा कहाँ से होता है? तो सर्विस सेक्टर से होता है। ठीक है। अब सर्विस सेक्टर में क्या क्या चीजें आ जाती है? इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, आउटसोर्सिंग, जो नॉलेज हम आउटसोर्स कर रहे हैं, आर एंड डी, कुरियर, टेक, टेस्टिंग, एनालिसिस, अदर्स, सब कुछ किसमें? ये इसी में आ जाती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब स्टेट वाइज, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। एफडीआई एफडीआई तो हम पढ़ लेते हैं, इतना ज्यादा ब्रेकडाउन कहीं पढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है। अब मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट में नहीं है, या फिर अभी मेरे पास उतने टूल्स नहीं है पढ़ाने के लिए। आपको पता है कुछ भी अभी स्टार्ट कर थोड़े इश्यूज होते हैं, तो धीरे धीरे आई विल ट्राई की हो जाए, लेकिन कितने अच्छे से सारा डेटा यहाँ पे दिया हो। ठीक है, ऑथेंटिक है, सबसे बड़ी बात है ऑथेंटिक डेटा है, क्योंकि ये सीधे गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट की सीधे वेबसाइट से, डीपीआईआईटी। ठीक है। चलिए, तो अब सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ये होता है आपका महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, गुजरात में, दिल्ली में। टॉप फोर आप एटलीस्ट प्लीज याद रखें। ठीक है, क्योंकि जो टॉप फोर है वही बहुत मेजर चंक ले जाते हैं। ये देखिए, 29% महाराष्ट्र, 24% कर्नाटका, 17% गुजरात और 13% दिल्ली। ओके। तो अब ये से ये क्वेश्चन भी उठ सकता है कि एफडीआई, एक तो पैसा भी कम है, जो बाकी जो गरीब जो हमारे स्टेट्स में, वहां एफडीआई भी नहीं आता क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि नहीं। देखिए, ये टॉप 10 में ना बिहार का नाम है, ना यूपी का नाम है। ठीक है। तो ये चीज देखने वाली है कि हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो जो है। अच्छा, इक्विटी क्या होता है?
इक्विटी क्या होता है, सपोज करिए कि मान लीजिए इन्फो एक्सपायर करके कंपनी है, ठीक है। अब उसका जो है मेरे पास 75% स्टेक है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा मुझे पैसा चाहिए, तो ये बोल रहे हैं कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है, आप इन्वेस्ट कर दीजिए, मैं आपको 10% दूंगा, तो अब मेरे पास 65% ही ओनरशिप रह जाएगी। लेकिन उस 10% के बदले जो है आप मुझे सपोज करिए 500 करोड़ दे। आपको लगेगा कोई 500 करोड़ क्यों देगा, कि ऑब्वियस बात है, एस्टेब्लिश कंपनी है, उसकी ऑलरेडी वैल्यू है, रेपुटेशन। तो इसलिए इस तरीके से क्या होता है, इक्विटी का फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो इक्विटी अलग चीज है, इस तरीके से एफडीआई में आया। तो इसके जो बदले हमें कुछ देना नहीं पड़ता उन्हें रिटर्न। शेयर आपने दे दिया, अगर कंपनी का मान लीजिए कंपनी बहुत ज्यादा चल गई और शेयर की वैल्यू बाद में जो उन्हें इन्वेस्ट की 10% का 500 की जगह वो 50,000 हो गया, तो वो उनका प्रॉफिट। लेकिन अगर ये डूब के मान लीजिए खुदा ना खास्ता ये जीरो हो गया, तो ये लॉस हो जाता है। तो इसमें ये एटलीस्ट जिनने पैसा लिया है ऑनर ने, उन्हें वापस करने की जरूरत नहीं है, एकदम लास्ट में वापस होता है। अगर कंपनी एकदम दिवालिया हो गई, सब कुछ वापस कर दिया गया, मतलब पहले किसे वापस करना पड़ेगा, जिनसे आपने लोन लिया है। पहले अगर आपने सामान बेचा, अपना सब कुछ किया, तो पहले लोन जिनसे लिया उनको चुकाना, और आखिरी में जब सब कुछ थोड़ा बहुत पैसा बचा, तो फिर आप शेयर होल्डर में वो बांट देना है उनके रेशियो के हिसाब से, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। ये देखिए, अब ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर वाइज एफडीआई डेटा, ईयर वाइज। अब ये ईयर वाइज पूरा है, इतने प्यार से सर डेटा कहीं नहीं मिल पाया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये डेटा है हमारे पास, तो ये चीज पता चल रही है कि जैसे प्रीवियस ईयर और इस ईयर में, ये देखिए पहले 84,835 करोड़ के आसपास जो है एफडीआई था, ठीक है। बट इस बार क्या हुआ है, अराउंड 70,970 करोड़ ही है। तो कहीं ना कहीं पिछली बार से जो है 16% कम हुआ है। अब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में क्या कंटिन्यूस पिछले 5 साल से एफडीआई बढ़ रहा है, तो आंसर इज नो। क्या पिछले 5 साल से हमेशा पॉजिटिव ही एफडीआई, आंसर इज नो। तो ये सब डेटा से आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाए, और यही स्टेटमेंट आजकल बना रहा है यूपीएससी, जो नए पैटर्न में। तो आपको इस तरीके से डेटा रहेगा, या रटना भी नहीं पड़ा, आपने एक झलक देखी आपके दिमाग में आ गई, है कि नहीं। अब ये चीजें जो है यहाँ पे हो रही, ये जो चेंजेस हैं ये हो रहे हैं। तो हमें वो बस चीज समझनी है, और ये डेटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे मैं इसे अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। तो अभी जो है 60, अब इसका रीजन क्या है वो हमें भी पता है। सबसे बड़ा जो रीजन है वो है आपका रशिया, आपका और यूक्रेन, ये चल रहा है। यहाँ पे पता नहीं ये बहुत अच्छे से चल रहा है, बट बाकी जैसे मैं द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ के ऊपर चलाना चाह रहा हूँ तो प्रॉपर चल नहीं पा रहा है। आई डोंट नो क्या इश्यू है, देखना पड़ेगा मुझे। बट ठीक है, यहाँ पे ये जो चीजें हैं, इस वॉर के कारण ही जो है काफी सप्लाई चेन ब्रेक हुई है। मार्केट का ट्रस्ट भी कम हो जाता है हर जगह से, कि हम करें या नहीं करें। तो बहुत सारे एक रीजन है, जिसमें कि ये मेजर रीजन है कि अभी थोड़ा एफडीआई में कमी है। स्टिल ये एफडीआई काफी अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बात कर रहा है परसेंटेज ग्रोथ ओवर प्रीवियस ईयर इन टर्म्स ऑफ यूएसडी। अब यूएसडी की टर्म में क्यों, अब मान लीजिए अभी $1 की कीमत जो है अराउंड 85 रुपीज चल रही है, ठीक है। पिछले साल जो ₹1 की कीमत थी वो लगभग 80 चल रही थी, तो ये ₹5 बढ़ गया ना। अब हम करोड़ में हम कितना भी बोल दें, मतलब पिछले साल का 800 करोड़ इस साल के 850 करोड़ के बराबर होगी। अब हमें लगेगा इंक्रीज हो रहा है, बट एक्चुअली इंक्रीज तो नहीं है ना, डॉलर टर्म्स में देखा जाता है, इसलिए यहाँ पे डॉलर टर्म्स में चेंजेस की बात की जा रही है, ठीक है। तो अभी जो है 22% जो है लॉस हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉस कितना था, 16% रुपीज के टर्म में। बट इसके टर्म में कितना है, 22% का लॉस, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें कि कंट्री वाइज, स्टेटमेंट ऑफ कंट्री वाइज एफडीआई इक्विटी इनफ्लो पिछले 23 ईयर्स, पिछले 23 ईयर्स,
तो सबसे ज्यादा मॉरिशियस, सिंगापुर, यूएसए। ये मतलब सिर्फ प्रीवियस ईयर की बात नहीं है, प्रीवियस 2 इयर्स, प्रीवियस 23 इयर्स की बात करें, ये काफी क्लोज रहते हैं सिंगापुर और ये। और फिर आता है यूएस। हमें लगता है कि यूएसए बहुत ज्यादा आ रहा होगा एफडीआई, गूगल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत सारी कंपनियां भी कर रही होती हैं, बट वो मॉरिशस के थ्रू कर देती है। अब बट इंडिया को एफडीआई चाहिए तो अब ठीक है, कहीं से भी है। समझे आप? तो ये आपको याद रखना है कि जापान और नीदरलैंड और जापान, तो ये लगभग जो 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। अगर आपसे पूछे कि नीदरलैंड के साथ क्या इंडिया का इंपॉर्टेंट रिलेशन, अब आपको हर कंट्री के बारे में तो इतना पता नहीं होता है, बट एकदम से मेंस आंसर राइटिंग में आ जाए, तो इसीलिए ये सब चीजें अगर आपको पता है तो कितना अच्छा रहेगा। यूएई हो गया, केमन आइलैंड है, क्या आप बोलते केमन आइलैंड इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अब तो एक तो आइलैंड है, कितना ही रिलेशन होगा, बट आपको पता चल जाए कि नहीं नहीं, पिछले इतने साल में इतना एफडीआई आया है, जो है हमारे टॉप 10 एफडीआई कंट्रीज में से एक है, तो ऑब्वियस सी बात है, लगेगा चेकर को भी, अरे वाह, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसके पास इंफॉर्मेशन। ठीक है। और रशिया जो है वहां पे काफी नीचे, क्योंकि वहां की एक रीजन भी है कि वहां की खुद भी इकोनॉमी उतनी सही कभी रही नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ये प्रॉपर पूरा लिस्ट ही दिया हुआ है हर कंट्री का, जहां से भी थोड़ा भी एफडीआई आया है। ओके। अब ये क्या है? सेक्टर वाइज। अब सेक्टर वाइज किस में कितना एफडीआई हुआ है अभी तक, परसेंटेज वाइज देखा जाए पिछले 23 इयर्स, तो सबसे ज्यादा जो है बिजनेस सर्विस सेक्टर ही है। मतलब ऐसा ये नहीं लगना चाहिए कि 5-10 साल से ही हुआ होगा, नहीं, हमेशा से सर्विस सेक्टर ही टॉप पे रहा है। कंप्यूटर हार्डवेयर ये सेकंड पे ही है, ट्रेडिंग थर्ड पे ही है, आपका टेलीकम्युनिकेशन, फिर ऑटोमोबाइल, फिर कंस्ट्रक्शन, तो लगभग वही ट्रेंड हर जगह फॉलो हुआ है। ठीक है। पावर सेक्टर में भी जो है इतना अराउंड 2% हुआ है, तो बहुत बड़ी बात रहती है कि अकेला सेक्टर है पावर, उस पर अगर इतना एफडीआई हो जाता है। ओके। चलिए, टेक्सटाइल भी है। तो ये सब मतलब इंपॉर्टेंट, इससे ये समझ में आता है कि इंडिया के ये सेक्टर्स वर्क अच्छा कर रहे हैं, तभी तो इसमें एफडीआई है ना। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा और सुधार कर दें तो एफडीआई और बढ़ सकते हैं। करेक्ट। तो ये इतनी जगह कहीं ना कहीं हम अच्छे हैं, इससे ये भी चीज पता चलती है। अब स्टेट वाइज अगर हम देखें, यहाँ पे 19 से लेके पिछले 4 साल की बात की तो महाराष्ट्र टॉप पे, कर्नाटका है, गुजरात है, दिल्ली। ठीक है। बिहार देखिए यहाँ पे कौन से नंबर पे, 16वें नंबर, काफी पीछे है, सिर्फ 1600 करोड़ के आसपास है। यूपी अब थोड़ा अच्छा करने लगा है पिछले कुछ सालों से। ठीक है। तो ये भी एक रीजन होता है, बिहार में अगर लिखे तो अब हर चीज से पीछे पीछे है, क्योंकि जब सबसे लिस्ट में अभी कोई कंट्री है, चाहे एजुकेशन वाइज या किसी और भी चीज के वाइज, तो बिहार है। तो वही होता है, पॉवर्टी स्ट्राइकन है, क्या क्या रीजंस हैं, हम ये डेटा भी वहां पे सीधे यूज कर सकते हैं। ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। ओके, तो हम इसी तरीके से जो है अलग अलग चीजें जो है हम देखते रहा करेंगे, इसमें इसमें काफी कुछ है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में हम कभी पढ़ेंगे, हम अलग अलग पीएम गति शक्ति लॉजिस्टिक्स डिविजन के बारे में कभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ तो काफी कुछ है, अब फंक्शन क्या है इसके बारे में यहाँ पे आप स्टडी कर लिया करेंगे। गति शक्ति की जगह किस चीजों की बात कर रहा है, और फिर रेलवे, रोड, स्पोर्ट, इनमें सब कुछ आता है। ठीक है। 7 इंजन, 7, ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मेन से लेके प्रीलिम्स हर चीज में काम आ जाएगा। 7 है या कितने हैं, क्या है, सब क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये हम क्या किया करेंगे, कोशिश करेंगे कि डेली जब भी न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं उसके साथ साथ एक एक चीज हर वेबसाइट की कंप्लीट करते चले जाएं। तो जैसे कि ये मान लीजिए कंप्लीट करने में हमें 7 7 दिन लगे, 7 दिन लगे या 10 दिन लगे, जितना अभी हम धीरे धीरे एक चीज देख रहे हैं। फिर दूसरी मिनिस्ट्री पे चले आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर चले आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ऐसे करते रहेंगे हम। बाकी फिर कभी हम यूनेस्को की वेबसाइट्स पे चले जाएंगे, ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स पे हम जाके पढ़ा करेंगे, ताकि एकदम रिटेंशन भी रहे और क्लैरिटी रहे, कॉन्फिडेंस रहे, अरे ये सब सामने की चीजें हैं। वो जब स्टडी मटेरियल में आ जाती है तो हमें लगता है कि कितना कुछ हो गया। ठीक है। चलिए, अब थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।